नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो 1992 में हुआ था, जिस पर कई फिल्में भी बनी है, जैसे स्कैम 1992 और अभिषेक बच्चन की द बिग बुल। जी हाँ, ये एक ऐसा स्कैम था जिसने रातों रात मार्केट को क्रैश कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता के बारे में, जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम रसीलाबाई मेहता था और उनके पिता का नाम शांतिलाल मेहता था, जो राजकोट गुजरात के रहने वाले थे। वो एक जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका मुंबई में कपड़े का बिजनेस था। हर्षद मेहता 9 साल मुंबई में ही रहते हैं। उनके पिता की किसी बीमारी के कारण सन 1964 में वो कपड़े का काम बंद करके अपना सब कुछ बेच बाच के रायपुर छत्तीसगढ़ में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार। हर्षद मेहता की स्कूली पढ़ाई रायपुर में ही होती है। वो स्कूल में बहुत ही चंचल लड़का था। वो स्कूल में तरह तरह के प्रैंक करता रहता था टीचरों के साथ। एक दिन उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर टीचर ने एक दिन उसके पिता को बुलाया और हर्षद मेहता एक आदमी को अपना पिता बनाकर स्कूल में ले गया और ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन उसने ये बात अपने स्कूल में पढ़ने वाले अपने दोस्तों को बता दी कि ये मेरे पिता नहीं है, ये इन्हें तो मैं बाहर से पकड़ कर लाया हूँ। किसी बच्चे ने ये बात जाकर टीचर को बता दी। अब टीचर ने उसके असली बाप को बताया कि इसने ऐसे ऐसे किया है, तो उसे इस हरकत पर स्कूल से भी निकाल दिया गया। फिर वो अपने पिता के साथ दुकान पर ही बैठने लगा, उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, गरीबी में टाइम निकल रहा था, काम धंधा भी नहीं चल रहा था। सन 1973 में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और वो वहां से रायपुर से फिर से बॉम्बे शिफ्ट हो गया, अपने मामा मामी के पास रहने लगा। और वहां पर घर की स्थिति को देखते हुए उसे कुछ काम करने पड़े। जैसे वो सीमेंट की सप्लाई करता, सूरत जाता, सप्ताह सूरत जाता और वहां से रफ डायमंड खरीद के लाता और उन्हें तराश कर नए चमकदार बनाकर उन्हें बॉम्बे में बेच देता। वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था। वो एक बढ़िया बैट्समैन था और बढ़िया बॉलर भी था, जिसके आधार पर उसे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, लाला लाजपत राय कॉलेज में। और वहां पर कॉलेज में वो बीकॉम की पढ़ाई करने लगा। सन 1974 में उसकी मुलाकात ज्योति दोषी से हुई, जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वो नजदीकियां प्यार में बदल गई। सन 1976 में हर्षद मेहता का भाई भी रायपुर से बॉम्बे आ गया और वो भी वहां पर आकर बैंक में नौकरी करने लगा। आईसीआई बैंक में उसे एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली। सन 1977 में पूरा परिवार रायपुर से बॉम्बे शिफ्ट हो गया और 1977 में ही उसकी बीकॉम की पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे न्यू इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिल गई और उसे वहां पर 600 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलने लगी। लेकिन अभी भी वो उसका घर उसमें नहीं चल रहा था। फिर भी वो हर हफ्ता सूरत जाता और वहां से रफ डायमंड लेकर आता और बम्बे में बेच देता। 17 मई 1977 में ज्योति दोषी और हर्षद मेहता दोनों की शादी हो गई और उसी साल में हर्षद मेहता ने जो सैलरी, हर्षद मेहता को नौकरी से जो पैसे मिले थे, उन्हें वो स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देता है। सन 1989 तक उसके पास कुछ नहीं था, ना ही उसके पास अपना घर, ना गाड़ी, कुछ नहीं था। वो किराए के मकान में पे ही रहता था। एक दिन शाम को पूरा परिवार इकट्ठा बैठा। हर्षद मेहता का भाई हर्षद मेहता से बोला कि ऐसा कब तक चलेगा? अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं या हमें अपना घर लेना है तो हमें काम बदलना पड़ेगा। ये 600 रुपए की नौकरी से हमारा घर अब नहीं चलता, परिवार बड़ा हो रहा है। जैसे कि अब तो स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा लगा सकता है घर पर बैठे बैठे। नई नई ऐप आ चुके हैं, जैसे एंजल वन वगैरह काफी ऐप आ चुके हैं। अब उनसे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और स्टॉक में भी पैसा लगा देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो उसे मुंबई में एक बिल्डिंग होती थी जिसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर जाकर किसी को पैसे लगाने होते थे और वहां पर सिर्फ 2 ही लोग पैसा लगा सकते थे, एक तो ब्रोकर और दूसरा जोबर। अब जब किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होता था या निकलवाना होता था तो उसे पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ता था। ब्रोकर अपना कुछ % हिस्सा लेकर उनके पैसे लगा देते थे और निकलवा देते थे। और दूसरा होते थे जोबर। जोबर वो लोग होते थे जो ब्रोकर के नीचे काम करते थे
जॉबर का काम ये होता था कि मार्केट को एनालाइज करना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा, उसके आधार पर पैसा इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट ब्रोकर को देना, और ब्रोकर आगे लोगों को देता था उनके पैसों को बढ़ा करके। शेयर मार्केट का आप मतलब समझिए। पहले शेयर मार्केट का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा बिरला कंपनी है, तो वो क्या करती है, जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है कंपनी को, तो वो अपने शेयर बना देती है और लोग उन्हें खरीद लेते हैं। जैसे ही लोग शेयर को खरीदते हैं तो वो पैसा सीधा कंपनी को जाता है और कंपनी उन पैसों को किसी काम में इन्वेस्ट करती है। जैसे किसी भी चीज का, या गाड़ी का प्रोडक्शन करना, बाइक का, या मतलब तेल में इन्वेस्ट करना। और जब बहुत सारे लोग एक ही कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है, और जब बहुत से लोग एक ही कंपनी का स्टॉक बेच देते हैं तो कंपनी का स्टॉक नीचे आता है। दूसरा इसमें होता है ट्रेडिंग करना, जिसमें एक ही दिन के अंदर स्टॉक को खरीदना होता है और एक ही दिन के अंदर बेचना होता है। जैसे सुबह मार्केट 9:30 बजे खुलती है और 3 साढ़े 3 के आसपास बंद हो जाती है, उसी के बीच में कंपनी का शेयर खरीदना और बेचना, एनालाइज करके कि किस में ऊपर जाएगी, कौन सी कंपनी नीचे आएगी, ये सब इसमें ट्रेडिंग में होता है। इसमें बहुत से लोगों का फायदा होता है और बहुत से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो अब कहानी पर आते हैं। तो 1978 में हर्षद मेहता ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की उसकी जिज्ञासा हुई। अब वो जाकर पैसा तो लगा नहीं सकता था, अब उसे चाहिए था कोई ब्रोकर। अब वो एक पी अंबालाल नाम के व्यक्ति के पास पहुंचता है जो एक ब्रोकर था। अब वो ब्रोकर से कहता है कि मुझे जॉब दे दो, जॉबर की। पी अंबालाल उनसे पूछता है कि आपने कभी मार्केट में पैसा लगाया है या नहीं। तो हर्षद मेहता कहता है कि मैंने पहले थोड़ा बहुत काम किया है। तो पी अंबालाल सोचते हैं कि ये नया है, नुकसान करा देगा। वो हर्षद मेहता को मना कर देते हैं कि आपकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हर्षद मेहता बार बार उनके हाथ पैर जोड़ते हैं और उन्हें बार बार कहते हैं कि आपके 2 बेटे हैं, तीसरा मुझे बना लीजिए। तो पी अंबालाल हर्षद मेहता को काम दे देते हैं। अब हर्षद मेहता का पहला ही दिन था ट्रेडिंग रिंग में जाने का। तो वो पहले ही दिन जाता है और नए नए स्टॉक खरीद लेता है और 2000 रुपए का पी अंबालाल का नुकसान करवा देता है, जिससे पी अंबालाल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जॉब से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन हर्षद मेहता फिर से उनके हाथ पैर जोड़ता है और उन्हें कन्विंस कर लेता है कि मुझे जॉब पर रख लीजिए। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन अब कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता बहुत कुछ सीख जाता है मार्केट के बारे में। 1980 में एक दिन हर्षद मेहता अखबार पढ़ रहा था तो उसका ध्यान एक आर्टिकल के ऊपर जाता है, जिस आर्टिकल पर लिखा था कि प्रीमियम ऑटो अपने ऑटोमोबाइल के रेट बढ़ा रही है। अब उसे याद आया कि अगर ऑटोमोबाइल का रेट बढ़ा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और मुनाफा तब होगा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी। किसी भी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। अब वो अपनी एनालिस के आधार पर प्रीमियम ऑटो के गोदाम ढूंढता है, जिसका सबसे बड़ा गोदाम था मुंबई के अंदर ही। वो उस गोदाम में पहुंचता है और जाकर के देखता है कि काम की स्पीड कितनी है, और वहां जाकर वहां के लेबर के लीडर दंत सामन से जाकर मिलता है, जो वहां के लीडर था लेबर का, उससे मिलता है और वहां उसके साथ जाकर के अच्छी दोस्ती बना लेता है। अब वो दत्त से बात करता है कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया कीजिए कि किस दिन लेबर काम करेगी और किस दिन नहीं करेगी। जिस दिन हड़ताल होगी वो भी बताना और जिस दिन काम चलेगा वो भी बताना। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगा। पहले ही पूछ लेता कि आज काम चलेगा या नहीं। जिस दिन काम चलता सबसे पहले जाता और कंपनी के स्टॉक खरीदता, और जैसे ही शाम होते होते स्टॉक का रेट बढ़ जाता और वो अपने स्टॉक बेचकर अपना मुनाफा कमा लेता और कुछ हिस्सा दंत को भी दे देता। और जिस दिन हड़ताल होती अब उसे पता होता आज स्टॉक के रेट गिरेंगे, तो वो जाता और स्टॉक खरीद लेता, और जब वो नीचे आता रेट तो फिर से वो प्रॉफिट बनाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दोनों साइड कैसे पैसे कमा लेता था। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है वो दोनों साइड लगता है
कि मार्केट ऊपर जाएगा उस पर भी पैसे लगते हैं, कि मार्केट नीचे आएगा तो उस पर भी पैसे लगते हैं। वो दोनों साइड से पैसे कमाता और अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। ये पहले भी इलीगल थी, आज भी इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर आपको जेल भी हो सकती है। ये ट्रेडिंग करते करते हर्षद मेहता ने एक ही साल के अंदर अपना घर भी खरीद लिया 1,65,000 का। इसी साल उसने अपने भाई अश्विन मेहता की भी शादी कर दी और एक उनकी बहन थी उसकी भी शादी कर दी। अब उसके भाई अश्विन ने भी आईसीआई बैंक की जॉब छोड़ दी और वो भी हर्षद मेहता के साथ काम करने लगा और दोनों भाई मोटा पैसा कमाने लगे। अब उसने ब्रोकर का लाइसेंस भी अप्लाई कर दिया और उसका ब्रोकर का लाइसेंस भी बन गया। अब उसके पास खुद भी बहुत से पैसे थे और उसे इन्वेस्टर भी मिलने लगे उसकी एनालिसिस के आधार पर। सब लोगों को लगा कि हाँ इसे अच्छी नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो लोग उसे पैसा दे देते। अब वो जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनके साथ टाई अप करता, उनको बोलता कि मैं आपकी कंपनी के रेट बढ़वा दूंगा, स्टॉक्स के रेट बढ़वा दूंगा। अब वो किसी भी कंपनी के रेट बढ़वा देता और किसी के भी घटवा देता। अब मान के चलिए कि जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के ओनर से जाकर बात करता कि मैं आपके स्टॉक के रेट बढ़वा दूंगा। अब लालच में सभी कंपनी वाले मान जाते और उसको कुछ हिस्सा देने की बात कर लेते। अब वो सारे पैसे उन में इन्वेस्ट करता और लोगों को भी बोल देता कि इसके रेट बढ़ेंगे, सभी पैसा लगा दो। सभी लोग पैसा लगा देते तो उस कंपनी के स्टॉक्स का रेट बढ़ जाता और वो क्या करता, अपने जो स्टॉक उसके पास होते थे जब रेट पूरी तरह बढ़ जाते थे वो अपने स्टॉक बेचता और अपना पैसा कमाकर वापस हो जाता। इससे जो दूसरे लोगों ने पैसे लगाए थे उसके कहने पर उन्हें प्रॉफिट नहीं होता था, वो खुद का प्रॉफिट कमाता और इससे बाहर निकल जाता। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक का रेट कैसे बढ़ता है। जब सारे लोग कंपनी के स्टॉक्स खरीदने लग जाते हैं तो स्टॉक का रेट बढ़ता है और जब लोग बेचते हैं तो स्टॉक का रेट गिर जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट को दो लोग चलाते हैं, एक बियर कार्टेल और एक बुल कार्टेल। बियर कार्टेल वो लोग होते हैं जो मार्केट को नीचे ला करके पैसा कमाते हैं और बुल कार्टेल वो लोग होते हैं जो मार्केट के ऊपर जाने से पैसा कमाते हैं। और हर्षद मेहता बुल कार्टेल से आता था क्योंकि वो ऊपर मार्केट के ऊपर जाने से पैसा कमाता था। 1980 में रिलायंस के स्टॉक का रेट था 132 रुपए, लेकिन बियर कार्टेल ने एकदम से रिलायंस को टारगेट करते हुए उनका रेट गिरा दिया और सभी लोगों को बोला कि इसके स्टॉक्स बेच दो। तो उस समय स्टॉक्स के रेट 132 से एकदम घट करके 121 रुपए रह गई, जिसे बाद में धीरूभाई अंबानी ने कुछ इन्वेस्टर को पकड़ा और मार्केट में फिर से पैसा लगाने को कहा और मार्केट को बचा लिया और रिलायंस की इमेज को भी बचा लिया। लेकिन इसी बीच हर्षद मेहता को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे हर्षद मेहता के सारे पैसे बर्बाद हो गए और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का और भी कर्जा हो गया। लेकिन लोगों ने उसका दिमाग देख करके उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसे कर्जा चुकाने का कुछ टाइम और दे दिया। 7 जून जो हर्षद मेहता के पिताजी थे, हर्षद मेहता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल ही कर सकें और अपने पिता का रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सके। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। अब दोनों भाइयों को लगने लगा कि एक टाइम पर जब हमारा सिक्का चलता था, आज हमारे क्या हालात हो गए हैं। दोनों भाइयों ने फिर से फैसला किया कि स्टॉक मार्केट में फिर से अपना सिक्का चलाएंगे, फिर से अपना नाम बनाएंगे। तो दोनों भाइयों ने जेवर बेच दिए और कुछ रिश्तेदारों से पैसे उठाए और कुछ इन्वेस्टर को ढूंढा कि जो उनके लिए पैसा लगा सकें। उन्होंने 8 से 10 लाख रुपए कर लिए। एक दिन हर्षद मेहता ने देखा कि चाय पत्ती के रेट बढ़े हैं, 2-3 रुपए चाय पत्ती के रेट बढ़ गए। पत्ती के रेट तो बढ़े लेकिन चाय पत्ती के जो स्टॉक थे उनका रेट नहीं बढ़ा था। जितने भी उसके पास पैसे थे 8 से 10 लाख रुपए, उन सभी पैसों के उसने चाय पत्ती के स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम के बाद चाय पत्ती के रेट बढ़ गए। अब उससे कुछ पैसे मेहता ने कमा लिए। इन्वेस्टर ढूंढे थे उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल गया
और उनके पास कुछ परसेंटेज ब्रोकर की भी आने लगी। हर्षद मेहता ने इतना करते करते 1990 में, सन 1990 में 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट बॉम्बे में खरीद लिया। कई करोड़ों का मालिक बन गया। अब तक किसी को नहीं पता था कि ये इलीगल काम करता है। ये फेक रूप से स्टॉक्स के रेट बढ़वाता है और गिराता है। 1990 में उसके पास बहुत से घर, बहुत से प्लाट, बहुत सी प्रॉपर्टी और कम से कम 29 गाड़ियां, जो एक से एक टॉप ब्रांड की गाड़ियां थी, वो उसके होटल के नीचे खड़ने लगी, अपार्टमेंट के नीचे खड़ी होने लगी। एक दिन जब ताज होटल की लिफ्ट से हर्षद मेहता नीचे आया तो वहां पर गाड़ी का इंतजार करने लगा कि मेरी गाड़ी कब आएगी। तो वहां पर धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी भी वहीं पर खड़े थे, जो रिलायंस के मालिक थे। अब हर्षद मेहता की गाड़ी आई और अनिल अंबानी ने देखा कि वो टोयोटा की लेक्सस गाड़ी थी, जो फॉरेन कंट्री से पहली गाड़ी थी, जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कराई गई थी। देखकर अनिल अंबानी ने उस गाड़ी की तारीफ की तो हर्षद मेहता ने उस गाड़ी की चाबी अनिल अंबानी को दी और उसे बोला कि आज से ये गाड़ी तुम्हारी हुई। तो अनिल अंबानी ने गाड़ी लेने से मना कर दिया, लेकिन हर्षद मेहता ने गाड़ी देकर कहा कोई बात नहीं, इस गाड़ी को तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इससे अनिल अंबानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेहता के पास अब इतना पैसा आ चुका था कि वो बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद करने लगा, सभी लोगों को, बड़े बड़े आदमियों को शर्मिंदा करने लगा था। जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में घुसा था तब स्टॉक मार्केट का रेट 1500 के आसपास चल रहा था। सनसेक्स का रेट 1500 के आसपास चल रहा था, लेकिन हर्षद मेहता की एंट्री के बाद सनसेक्स का रेट 1500 से 4500 तक कर दिया। आप सबको ये अमाउंट बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा द बिग बुल बनना चाहता था। अब उसे बिग बुल बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सबको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बैंकों के पास है। हर्षद मेहता का सबसे बड़ा स्कैम था, वो स्कैम उसने बैंकों के साथ ही किया था और इसी के लिए वो पकड़ा गया। उस समय सभी बैंकों को हर हफ्ते अपना हिसाब किताब आरबीआई बैंक को देना होता था। आरबीआई इन सभी बैंकों का आप है। उस समय बैंक एक दूसरे को लोन दे सकते थे, बदले में उन्हें सिक्योरिटी जमा करवानी होती थी। या तो वो अपना सोना दिखाते थे या पैसे दिखाते थे या फिर बीआर देते थे, बैंक रिसिप्ट। आसान भाषा में कहे तो रसीद देनी होती थी कि मैं मेरे पास इतना सोना है, मैं दूसरे बैंक का पैसा लौटा सकता हूं। ये सिक्योरिटी दिखा करके वो दूसरे बैंक से लोन ले लेते थे और उनसे पैसा लेकर को में दे सकते थे। और दोनों के बैंकों के बीच में ये लोन की अदला बदली करवाने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती थी। ब्रोकर बीच में बैठता, लेकर के बैंकों को बदली करवा देता। को दूसरे बैंक को जब लोन देता था तो उसके बीच में एक हफ्ते का समय लगता था। जो ब्रोकर संभालता था वो एक बैंक से पैसा लेता और दूसरे को एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे देना होता था। हर्षद मेहता ने उसी पैसे का फायदा उठाया। हर्षद मेहता एक बैंक से दूसरे बैंक को लोन दिलवाता और दूसरे बैंक से देता और दूसरे एक को रिसिप्ट देता और एक को पैसे, और वो पैसे एक हफ्ते के लिए खुद यूज करता था और उन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में लगा देता और उनसे करोड़ों रुपए कमाने लगा। कुछ हिस्सा जो मैनेजर होते बैंक के उनको दे देता, इससे वो लोग भी कुछ नहीं बोलते थे। हर्षद मेहता ने नकली बीआर बनाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता, बीआर बनाता, बैंक रिसिप्ट, रसीद बोलते हैं जिसे,
नकली रिसिप्ट बनाता और बैंक को दे देता और उससे पैसे ले लेता और खुद ही रखता, आगे किसी बैंक को देने ही नहीं होते थे, और उनसे पैसे कमा लेता और बाद में उसी बैंक को पैसे वापस कर देता, कमा के उनके पैसे लौटा देता। अब 1992 में जब हर्षद मेहता पकड़ा गया, उस समय आरबीआई ने सभी बैंकों से ब्यौरा मांगा कि आप एसजीएल पेश कीजिए कि आपके पास कितना पैसा है, किसको लोन दे रखा है, किससे ले रखा है, सब कुछ ब्यौरा मांगा आरबीआई ने। तो उस समय एसबीआई के पास 1700 करोड़ के बीआर थे, बैंक रिसिप्ट 1700 करोड़ रुपए की थी। लेकिन जब एसबीआई की संपत्ति को नापा गया, कैश, सोना और जहां जहां भी इन्वेस्ट कर रखे थे सभी पैसों को नापा गया और जांच हुई, तो पता चला कि एसबीआई के पास तो केवल 1170 करोड़ रुपए हैं, उसके पास बैंक रिसिप्ट 1700 करोड़ की है, यानी कि 574 करोड़ के आसपास का ब्यौरा नहीं है। अब वो 574 करोड़ कहां पर है, इसकी जांच बैठाई गई, सीबीआई को बुलाया गया, तो पता चला कि वो 500-550 करोड़ रुपए हर्षद मेहता के पास हैं। तो सीबीआई ने हर्षद मेहता को उठाया और उस पर चार्जेस लगाए कि इसने बैंक के पैसों का मिसयूज किया है। और ये बात जब मार्केट में आई तो मार्केट एकदम से क्रैश हुई और वो फिर से 4500 से सीधा 2600 पॉइंट पर आकर गिरी। इससे बहुत से लोग बर्बाद हो गए। 22 सितंबर 1992 को हर्षद मेहता को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। 2001 तक तकरीबन 27 केस उनके ऊपर चलते रहे, किसी में जमानत मिल जाती, किसी में सजा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो उसके साथ ऐसा ही चलता रहा और उसे एक केस में 5 साल की सजा हो गई। 31 दिसंबर 2001, जिसे ब्लैक डे भी कहा जाता है, आप सभी ने देखा होगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उस दिन वो सब लोग ब्लैक डे का एक स्टेटस भी अलग से लगाते हैं, जो हर्षद मेहता के ही नाम है, क्योंकि 31 दिसंबर 2001 को जब हर्षद मेहता जेल के अंदर था तो रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास उनके सीने में दर्द हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाकर 12:40 के आसपास उनकी दिल की धड़कन रुक गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मार्केट के सुपरस्टार की मृत्यु हो गई। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद। अब कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। भाई कणक आ गई, 4-5 दिन और लेगी बस। एक बात है, सवेरे सवेर खेत में आकर दुख दूर हो जा सारे। कितनी शांति है, नाची नाचूं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं ये? हैं? बंद कर दे, बंद कर दे बेटे, बंद कर दे बटन। पानी की टंकी भर गई है। ए बोली मारेगी, फटाफट मार दे नहीं दिहाड़ी काट ली मैं तेरी। हाँ शाबाश शाबाश, फिर गिर दिए झाड़ू, देख ले, लग जा, फटाफट कर दे काम। खेची लग रहा। काम कर दिया मेरी मम्मी ने। चल नहीं नहीं कर ले, ए छड़ियो सी, ए कक्कू से चल, नहीं नहीं कर ले बेटी, हैं कर दे, नहीं नहीं।
कटवा ले गंदी कैडे कैडे नहू करके दे हैं। खड़ जा। क्या और कटवाने नहीं है, पीट दूंगा पकड़ कर, नोजी पकड़ लूंगा।